नमस्कार साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो बेहतरीन तरीके से आप पढ़ते रहिए, मेहनत करिए। हम लोग बात कर रहे हैं संविधान के स्रोत की, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ रहे हैं कि हमारे भारतीय संविधान में क्या क्या प्रावधान किस किस संविधान से लिए गए हैं। कल हम लोगों ने भारत शासन अधिनियम 1935 पढ़ा था, ब्रिटेन पढ़ा था, आयरलैंड पढ़ा था। और आयरलैंड में हम पढ़ रहे थे कि भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन की रीति, निर्वाचक मंडल लिया गया है। अब निर्वाचक मंडल क्या है लिखना मत, मैं समझा देता हूं कि कौन कौन राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कर सकता है। ये व्यवस्था हमने आयरलैंड से ली थी, कल हम लोगों ने इस पर चर्चा कर ली थी। तो एक बार सभी साथी आ जाइए। हम बात कर रहे थे कि सर जो आयरलैंड है, आयरलैंड में ये व्यवस्था है कि वहाँ का जो राष्ट्रपति है या उससे संबंधित जो व्यवस्था हमने भारत में शामिल की है वो ये है कि भारत के राष्ट्रपति के लिए आप हम चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। और इनडायरेक्ट का मतलब है कि जिनको हमने वोट देकर जिताया है, इलेक्टेड बाय द पीपल, जनता के द्वारा जिनको जिताया गया है, उन सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति को वोट किया जाता है। जैसे लोकसभा एवं राज्यसभा के जो जीते हुए सदस्य होते हैं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। कि भैया अब बात आती है सर, राज्य की बात तो हो गई, अब ऐसी 3 विधानसभाएं बताइए जिनके सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। ऐसी केंद्र शासित प्रदेश यूटीज बताइए। आप कहेंगे दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू एंड करेंगे भैया अमेरिका की। हम बात करने वाले हैं अमेरिका के बारे में। अमेरिका से हमने क्या क्या चीजें भारतीय संविधान में शामिल की हैं। चलिए आप लोग आ जाइए। और कल आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना ज्यादा सम्मान दिया, मैं आप सब लोगों के आगे नतमस्तक। इस प्यार के लिए मेरा सौभाग्य है कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि मेरे भाई बहन यहां पर पढ़ रहे हैं और इतनी शालीनता से पढ़ रहे हैं कि लग रहा है कि हाँ भाई, एक शिष्य और एक विद्यार्थी जीवन में, शिष्य जीवन में और अध्यापक जीवन में जो संबंध है वो यही संबंध स्थापित करते हैं कि आप लोग बहुत मस्त तरीके से, शानदार तरीके से पढ़ते हैं और मेहनत करते हैं। चलिए, यूटी का मतलब होता है यूनियन टेरिटरीज, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। हम बात कर रहे थे यहां पर, कल हम लोगों ने आयरलैंड पढ़ लिया था, कल आयरलैंड हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग बात करेंगे सर अमेरिका कि भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या प्रावधान लिए हैं। अमेरिका, आप कहेंगे सर अमेरिका को हम अमेरिका ही लिखते हैं, अमेरिका, और इसको शॉर्ट में कहीं कहीं आप ऐसे भी देखते होंगे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यानी कि अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या लिया है, संविधान से, भारतीय संविधान में हमने क्या क्या लिया है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, या अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या चीजें हैं जो भारतीय संविधान में शामिल की हैं। अब सबसे पहली बात आएगी मूल अधिकार की, कि भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार हैं वो हमने कहां से लिए, फंडामेंटल राइट्स। आप कहेंगे कि सर मूल अधिकार हमने अमेरिका के संविधान से लिए। क्या आपको यह पता है कि विश्व में सबसे पहले मूल अधिकार किस देश में दिए गए थे, किस देश में दिए गए थे? तो आप कहेंगे सर सबसे पहले जो मूल अधिकार हैं ये ब्रिटेन में दिए गए थे 1215 में। एक राजा हुआ करता था किंग जॉन, किंग जॉन के द्वारा सबसे पहले मूल अधिकारों से संबंधित एक लिखित दस्तावेज, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट, विल ऑफ राइट्स पेश किया गया, जिसे मूल अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा गया, मैग्ना कार्टा ऑफ फंडामेंटल राइट्स कहा गया। अब बात आती फिर हमने ब्रिटेन से क्यों नहीं लिए मूल अधिकार, हमने अमेरिका से क्यों लिए? उसका कारण है क्योंकि अमेरिका के संविधान में मूल अधिकारों को विस्तृत रूप से डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, डिटेल में उनको पावर्स दी गई हैं। तो आप कहेंगे सर हमने अमेरिका के संविधान से सबसे पहला जो पॉइंट हम रखेंगे कि हमने क्या क्या लिया है,
आप कहेंगे सर हमने मूल अधिकार लिए हैं। क्या लिया है? मूल अधिकार। कि भैया मूल अधिकार जिसे हम बोलेंगे फंडामेंटल राइट्स। क्या बोलेंगे साथियों? फंडामेंटल राइट्स। आप कहेंगे सर फंडामेंटल राइट्स ये हमने कहाँ से लिए हैं? यूएसए से। अब आपको पता है कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये भारतीय संविधान के कौन से भाग में दिए गए हैं? आप कहेंगे सर भारतीय संविधान के भाग 3 में, और आर्टिकल की बात होगी कहां से कहां तक शामिल किया गया है? आप कहेंगे सर अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार हैं, जिसे हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। कहां से लिया है? अमेरिका के संविधान से लिया है। चलिए बात करते हैं कि सर ये बताइए, आपको जानकर ये हैरानी होगी, बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी जानते भी होंगे, आपको ये जानकर हैरानी होगी, हाँ 1869 का भी एक बिल ऑफ राइट है, वो एक अलग है। एक बिल ऑफ राइट आया है 1215 में, एक आया 1689 में, दूसरा रिटर्न डॉक्यूमेंट था वो। चलिए तो हम लोग बात करते हैं कि क्या जो अमेरिका का संविधान था इसमें पहले से मूल अधिकार थे? देखिए अमेरिका का संविधान लिखा गया था 1787 में। अमेरिका का संविधान कब लिखा गया? 1787 में, लेकिन लागू हुआ 1789 में, 1789 में। क्या मूल अधिकार वहां पर थे? क्या अमेरिका के ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स थे या उन्हें बाद में जोड़ा गया? अगर नहीं थे तो हमारे यहां पर कैसे आए? मैं आपको पूरी कहानी बता रहा हूं, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन समझाना जरूरी है, क्योंकि पढ़ने के लिए तो हम किताबों से भी पढ़ लेंगे लेकिन समझना बहुत जरूरी है। देखिए दोस्त, बात यह है कि जब अमेरिका का संविधान 1787 में बनाया गया और उसको इंप्लीमेंट किया गया, लागू किया गया 1789 में, 1789 में, उस समय मूल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ या बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, उसमें मूल अधिकार नहीं थे, फंडामेंटल राइट्स नहीं थे। वहां फंडामेंटल राइट्स 1791 में जोड़े गए हैं, 1791 में जोड़े गए हैं। तो मैं यहां पर बता देता हूं, एक नोट करके आप लोगों को एक नोट लिख रहा हूं मैं कि अमेरिका का संविधान कब बना। इसमें आप चाहे तो लिख सकते हैं अमेरिका का संविधान बना 1787 में। संविधान लागू कब किया गया अमेरिका में? आप कहेंगे अमेरिका में लागू किया गया 1789 में, लेकिन इसमें मूल अधिकार कब जोड़े? अमेरिका के संविधान में मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स कब जोड़े थे? मूल अधिकार जोड़े थे 1789 में। ठीक है, मैं सॉरी 1791 में। क्या ये चीजें आप लोग पढ़ लेंगे कि सर ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया हो तो सभी लोग एक बार दिल बनाकर भेज दें, अगर ये वाला पॉइंट समझ में आया हो तो, कि ये जो मैं बता रहा हूं, ये जो तिथियां मैंने लिखी हैं, ये तिथियां ये कहती हैं कि अमेरिका का जो संविधान है, अमेरिका का संविधान बना था 1787 में, अमेरिका का संविधान लागू हुआ था 1789 में, और अमेरिका में मूल अधिकार शामिल किए गए थे 1791 में। यानी कि अमेरिका के ओरिजिनल संविधान में, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मूल अधिकार नहीं थे, बाद में अमेरिका के संविधान में शामिल किए गए और वहां से हमने भारत में अडॉप्ट कर लिए। क्या कर लिए? अडॉप्ट कर लिए। चलिए ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को। चलिए बहुत अच्छी बात है। दूसरा पॉइंट आप लोगों का ये है कि सर उद्देशिका का विचार। उद्देशिका जानते हैं? उद्देशिका जिसे हम प्रस्तावना कहते हैं, कि भैया प्रस्तावना का विचार। एक बच्चा कह रहा सर पहले प्रस्तावना बता दो। नहीं, अभी तो प्रस्तावना का विचार आएगा। प्रस्तावना का विचार, कि ये सर प्रस्तावना का जो विचार है ये हमने कहां से लिया है? आप कहेंगे सर आइडिया ऑफ प्रियम्बल। आइडिया ऑफ प्रियम्बल हमने कहां से लिया है? आप कहेंगे सर जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है इसका विचार कहां से लिया गया? आप कहेंगे सर आइडिया ऑफ प्रियम्बल हमने कहां से लिया? तो आप कहेंगे, जल्दी जल्दी से बता दीजिए, आप कहेंगे सर कहां से? अमेरिका से। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाता कि सर प्रस्तावना की भाषा शैली,
लैंग्वेज कहां से ली है प्रियम्बल की, तो आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया से। कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। चलिए, तो ये भी हमें याद होना चाहिए कि सर मूल अधिकार अमेरिका से ले लिए और उद्देशिका या प्रस्तावना का विचार, आइडिया ऑफ प्रियम्बल कहां से ले लिया? अमेरिका से ले लिया। ठीक है, अब बात करेंगे सर यहां पर थर्ड पॉइंट है राष्ट्रपति पर महाभियोग। आप कहेंगे सर राष्ट्रपति पर महाभियोग कहां से लिया है? राष्ट्रपति पर महाभियोग। आप कहेंगे सर ये होता क्या है? महाभियोग होता क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट। आप कहेंगे सर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। आप कहेंगे ये होता क्या है सर इम्पीचमेंट? मैं बताता हूं, बिल्कुल इम्पीचमेंट, बिल्कुल समझाता हूं भैया। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए एक ऐसा सिस्टम है, यदि राष्ट्रपति संविधान का वॉल्यूशन करता है, संविधान का अतिक्रमण करता है, तो भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 61 में आर्टिकल 61 में यह प्रावधान दिया गया है कि लोकसभा में 1/4 भाग सदस्यों के हस्ताक्षर से महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट प्रक्रिया लाई जाएगी। जब वो इम्पीचमेंट लोकसभा में पेश होगा तो वहां पर लोकसभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत सदस्यों से प्रस्ताव पास हो जाएगा। उसके बाद राज्यसभा में जाएगा, यदि राज्यसभा में पेश होगा तो वहां भी सेम प्रक्रिया है, वहां पास होकर लोकसभा में आएगा। जब दोनों से पास हो जाएगा तो राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, कल वाला बीच में नहीं छोड़ा था अभिषेक, मैंने बता दिया। मैंने कल वाला तुरंत आते ही बताया है कि आयरलैंड के संविधान से राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल और निर्वाचन की रीति, मैंने सबसे पहले वही 2 मिनट से आपसे बात की थी, वही 2 मिनट बात की थी। ठीक, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस। तो आंसर आपने पढ़ रखा है अमेरिका, तो अमेरिका आंसर कर देंगे। सिंपल कि सर ये भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रावधान किया गया है? आप कहेंगे सर आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है। क्या लगता है? महाभियोग लग जाता है। महाभियोग कब लगता है? जब राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है, जब राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है, वॉल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करता है, संविधान का दुरुपयोग करता है। चौथा पॉइंट हम यहां पर पढ़ लेते हैं। सर उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है? उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया है? आप कहेंगे सर उपराष्ट्रपति का पद। आप मुझे बताएं कि सर उपराष्ट्रपति का पद आप मुझे बता सकते हैं सर? पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, ये हमने कहां से ली है? वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति का पद। देखिए उपराष्ट्रपति का जो पद है प्रेसिडेंट, ये हमने कहां से लिया? आप कहेंगे सर उपराष्ट्रपति का पद हमने कहां से लिया है? तो आप कहेंगे सर अमेरिका के संविधान से। लेकिन राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता हमने कहां से ली थी? ब्रिटेन से। और हमने ये भी कहा था कि भारत के राष्ट्रपति की तुलना किससे की जाती है? ब्रिटेन के राजा से। किससे की जाती है? ब्रिटेन के राजा से। चलिए बहुत बढ़िया, समझ रहे हैं आप लोग? ये सारी चीजें आप लोग समझना। ठीक है भैया, किसी को कोई समस्या यहां तक हो तो मुझे बता देना, ठीक है भाई। ये 61 होगा, 62 नहीं होगा माय डियर। ठीक है, चलिए अब बात ये आ गई कि सर ये तो चलो ठीक है, अब हम एक पॉइंट और यहां पर पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं सर जुडिशियरी से संबंधित कि भारत में जो स्वतंत्र न्यायपालिका है, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है, कि जो हमारे भारत में न्यायालय हैं वो किसी सरकार के किसी भी संस्था के नियंत्रण में नहीं है। न्यायपालिका भारत में स्वतंत्र है। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि स्वतंत्र न्यायपालिका का विचार हमने अमेरिका से लिया है। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी हमने कहां से लिए? यूएसए से लिए। लेकिन सिर्फ दिखावा, क्या पैसे वालों को सजा होती हुई देखी है? सब बिकते हैं, सब बिक जाते हैं। सुशांत, क्या नाम था उसका? सुशांत राजपूत था ना, जिसकी मृत्यु हो गई। कौन सी चक्रवर्ती थी वो? नाम याद नहीं है। क्या हुआ उसे? कुछ भी नहीं हुआ।
और क्लियर था कि उसने ड्रग्स दिया है उसे, क्या हुआ? कुछ हुआ? नहीं हुआ। कुछ नहीं होता है पैसे वालों का, सब बच जाते हैं। मरता कौन है? हम आप जैसे गरीब, है ना। जो गरीब तबके का आदमी है वो पिसता है, अमीर लोग तो पैसा देकर निकल जाते हैं। फिर भी विश्वास है न्यायपालिका में, कहते हैं आई विल सी यू इन द कोर्ट, मैं तुझे न्यायालय में देखूंगा। हमारा न्यायालय में इतना भरोसा है कि यहां न्याय नहीं मिलेगा, न्यायालय में मिलेगा। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा लेकिन केस करूंगा, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना। तो आप क्या कहेंगे? रिया चक्रवर्ती। अच्छा चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत जानकारी है बेटे रिया के बारे में। चलिए यहां पर हम बात करते हैं, यहां पर हम बात करते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका की। किसकी हम बात करते हैं जी? आप कहेंगे सर स्वतंत्र न्यायपालिका। भैया कि स्वतंत्र न्यायपालिका की बात होगी, स्वतंत्र न्यायपालिका। आप कहेंगे सर स्वतंत्र न्यायपालिका का जो विचार है ये कहाँ से लिया गया है? ये प्रोविजन ऑफ इंडिपेंडेंट, आप कहेंगे सर इंडिपेंडेंट। आप मुझे बता सकते हैं कि सर ये व्यवस्था कहाँ से ली गई है? इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, पेंडेंट, आप कह सकते हैं ये व्यवस्था हमने कहाँ से ली है? तो आप बता देना इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। ठीक है जी, कि ये व्यवस्था हमने कहाँ से ली है? तो आप कहेंगे सर अमेरिका के संविधान से। कहाँ से भैया? अमेरिका के संविधान से, जुडिशियरी। तो ये सिंपल सी चीजें हैं, इनको आप लोग लिख सकते हैं कि सर स्वतंत्र न्यायपालिका, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी सरकार के अधीन नहीं आता, सुप्रीम कोर्ट किसी भी सरकार के दबाव में काम नहीं करता, हाई कोर्ट किसी के दबाव में काम नहीं करता, कोई भी न्यायालय किसी के दबाव में काम नहीं करता। लेकिन एक चीज और है, अगर पूछ लिया जाए एकल न्यायिक प्रणाली, सिंगल जुडिशियरी सिस्टम, तो वो हमने ब्रिटेन से लिया था। कहां से? ब्रिटेन से लिया था। ठीक है, याद रखना ये स्वतंत्र न्यायपालिका है। अगर एकल न्यायिक पालिका पूछी जाती, एकल न्यायिक सिस्टम पूछा जाता, तो वो हमने ब्रिटेन से लिया था। कहां से? ब्रिटेन से। कि सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश होगा, हाई कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश होगा। लेकिन यहां पर इंडिपेंडेंट जुडिशियरी की बात होती है, ये अपने आप में स्वतंत्र है, ये किसी के दबाव में काम नहीं करता, किसी के दबाव में काम नहीं करता। दबाव यानी कि प्रेशर में काम नहीं करता, दबाव में काम नहीं करता, नहीं करते। जो भैया कोर्ट्स वगैरह हैं वो किसी के दबाव में काम नहीं करते हैं, वो स्वतंत्र हैं, वो इंडिपेंडेंट बॉडी है। चलिए आगे बात करेंगे सर, यहां तक हमने पढ़ लिया। आप बात करेंगे जनहित याचिका कि भैया जनहित याचिका, जनहित याचिका आप जानते होंगे, जनहित याचिका, याचिका, याचिका ये क्या होती है? जनहित याचिका मैं समझाता हूं। जनहित याचिका जिसको बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसके बारे में पढ़ेंगे। इंटरेस्ट लिटिगेशन ये है क्या? पीआईएल आपने नाम सुना होगा, लिटिगेशन आपने नाम सुना है, पीआईएल आपने पढ़ा होगा पीआईएल के बारे में कि भैया क्या होता है पीआईएल। तो आप कहेंगे सर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में पीआईएल कहते हैं, कि भैया सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया, हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया। देखिए होता क्या है, कल एक मामला था, एक आर्मी का मेजर है, वो अपनी फियांसे के साथ उड़ीसा पुलिस स्टेशन चला जाता है, वहां पर कंप्लेन कराता है, लेकिन पुलिस वाले उनके साथ मिसबिहेव करते हैं, मारते पीटते हैं। हालांकि मुझे एक पक्ष पता है, पुलिस का पक्ष नहीं पता, तो इसमें मैं ये नहीं कह रहा मेजर सही था या मेजर गलत था। मेजर को पीटा गया, उसकी फियांसे को मारा, उसकी फियांसे का जो है पुलिस वाले, जो पुलिस की लड़कियां थी, उन्होंने उसका जबड़ा तोड़ दिया, खूब मारा, मारने के बाद बंद कर लिया। उस मेजर ने ट्वीट किया आर्मी को, और आर्मी के कमांडेंट ने डायरेक्ट ट्वीट कर दिया उड़ीसा सरकार को लेकर, उड़ीसा हाई कोर्ट को लेकर। उड़ीसा हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया और 3 दिन में उड़ीसा सरकार से जवाब मांगा। हम कह सकते हैं कि जब खुद पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कोई जनहित का मामला होता है तो न्यायालय स्वतः संज्ञान ले लेते हैं। जरूरी नहीं है कि भाई हम पीआईएल डालेंगे तभी उस पर काम होगा, नहीं। सुप्रीम कोर्ट भी भैया क्या करता है,
सुप्रीम कोर्ट भी भैया क्या करता है, तो लोक जनहित याचिका बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, लोक जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, लोक जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं। ठीक है, अब इसके जनक, भारत में इसका जनक किसे कहा जाता है, आप कहेंगे सर भारत में इसका जनक किसे कहा जाता है, भारत में पीआईएल का जनक किसे कहते हैं, ये ऐसे कह सकते हैं कि फादर ऑफ पीआईएल, फादर ऐसे करके पूछा जाता है कि फादर ऑफ पीआईएल इन इंडिया, इन इंडिया किसे मानते हैं, जल्दी से बताइएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सीपीओ में पूछा गया प्रश्न है, इन इंडिया। आप कहेंगे सर पी एन भगवती, कौन, पी एन भगवती, पूर्व न्यायमूर्ति हैं, पूर्व न्यायाधीश हैं, पी एन भगवती, कौन जी, पी एन भगवती। ठीक है जी, पूर्व सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे हैं पी एन भगवती, जिन्हें पीआईएल का जनक कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। चलिए बहुत बढ़िया, लिख लिया भैया। चलिए, किसी के दबाव में काम अच्छा नहीं करते, ओहो ओहो काम नहीं करते, ये लिखना था ना, नहीं करते। ठीक है जी, ये लिखना था, ये किसी के दबाव में काम नहीं करते, ये हुआ यहां पर हमारा। अब हमने एक पॉइंट रह गया है, केवल एक पॉइंट इसका रह, दो पॉइंट रह गए कि न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत हमने कहां से लिया। प्लीज इसको जल्दी से लिख लें कि भाई 6 पॉइंट हो गए, इतना आपको समझ में आया होगा। अब एक पॉइंट और मैं यहां पर लिख देता हूं, 7वां पॉइंट ये है अमेरिका से जो हमने लिया है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट जानते ही होंगे, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस को पदों से हटाने की व्यवस्था, जो जजेस हैं न्यायाधीश हैं, क्या होंगे, न्यायाधीश। आप कहेंगे जजों या न्यायाधीशों को पद से पोस्ट से रिमूव करने की व्यवस्था, हटाने की व्यवस्था कहां से ली गई है, आप कहेंगे सर अमेरिका के संविधान से, कि भाई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को तभी हटाया जा सकता है जब वो अपने पद का दुरुपयोग करें या किसी भी निर्णय को लेने में असमर्थ हो। ठीक है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी, प्रूव्ड मिसबिहेवियर का मतलब है कि अपने पद का दुरुपयोग करें, इनकैपेसिटी असमर्थता का मतलब है कि मैं जज हूं और मेरा कोई रिश्तेदार सामने खड़ा है तो मैं उस पर सजा नहीं दे पा रहा हूं, तो इनकैपेसिटी हो गई, भाई मेरा रिश्तेदार है, मैं कठिन सजा नहीं दे पा रहा हूं, मैंने मना कर दिया जी मैं सजा नहीं दे पाऊंगा, तो मुझे मेरे पद से हटा दिया जाएगा, मुझे मेरे पद से हटा दिया जाएगा। क्लियर हो गई। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां से लिया गया है, आप कहेंगे सर न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिव्यू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, द प्रिंसिपल आप लिख सकते हैं भैया क्या होगा, द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ये क्या होता है जी जुडिशियल रिव्यू, देखिए मैं इसलिए बहुत स्लो करा रहा हूं ये समझ के कि आप लोगों को यही याद होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए, समझ में तुरंत आना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया, आप कहेंगे सर, आप कहेंगे द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिव्यू, द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ऐसे करके आप लोग बता सकते हैं रिव्यू, कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने अपना कोई निर्णय दिया, गवर्नमेंट 1960 वेरुवादी बनाम भारत संघ 1960 का मामला था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसमें संशोधन नहीं कर सकते, द प्रियम्बल हैज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड कांट बी चेंज इन इट। लेकिन 1973 केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट, केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट, उसमें यह कहा गया
उसमें यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें संशोधन कर सकते हैं, कैन वी चेंज इन इट, मतलब कि उसमें संशोधन किया जा सकता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के निर्णय को 1973 में बदल दिया, क्योंकि 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। ठीक है, तो यहां पर हमने पढ़ लिया। ठीक है माय डियर, समझ गए। तो आप जानते ही होंगे कि इससे संबंधित एक आर्टिकल है कि सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय बदल सकता है। ऐसा कहां लिखा है? ऐसा लिखा है अनुच्छेद 137 में, आर्टिकल 137 में। क्लियर हो गई चीजें यहां तक? मुझे बताइए, क्या यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई? क्या ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई भैया? चलिए अब हम लोग बात करते हैं, अमेरिका हमने पढ़ लिया है, बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। अब बात कर लेते हैं जी ऑस्ट्रेलिया कि भैया हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या चीजें ली हैं। ऑस्ट्रेलिया, आप कहेंगे सर हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया है? लिख दूं, केवल ऑस्ट्रेलिया ही लिख दूं? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या क्या व्यवस्थाएं ली हैं? आप कहेंगे सर हमने ऑस्ट्रेलिया, आप कह सकते हैं सर ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या क्या चीजें ली हैं? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है जी, ऑस्ट्रेलिया। अब फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने क्या क्या व्यवस्थाएं ली हैं? देखिए पहली चीज मैं बात करूंगा प्रस्तावना की भाषा। अभी आप कहोगे सर प्रस्तावना की भाषा, तो आपने प्रस्तावना का तो जिक्र अमेरिका में किया, बिल्कुल किया। यहां पर प्रस्तावना की भाषा हमने अमेरिका से प्रस्तावना का विचार लिया था, लेकिन प्रस्तावना की भाषा हमने कहां से ली है? प्रस्तावना की भाषा, ठीक है। प्रस्तावना में बहुत सारी चीजें अलग अलग ली गई हैं, कल जब प्रस्तावना पढ़ाऊंगा उसमें डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। प्रस्तावना की भाषा जिसे लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल के नाम से पढ़ेंगे कि सर लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल हमने कहां से ली है? आप कहेंगे सर प्रस्तावना की भाषा हमने कहां से ली है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। हमने ऑस्ट्रेलिया से और क्या लिया है? आप कहेंगे सर समवर्ती सूची। कौन सी सूची? समवर्ती सूची। आप कहेंगे सर समवर्ती सूची क्या है? याद करो मैंने 3 सूची बताई, लिस्ट कि सर कॉनकरेंट लिस्ट, ऐसे सब्जेक्ट जो ना यूनियन सब लिस्ट में आते हैं ना राज्य लिस्ट में आते हैं, स्टेट लिस्ट में आते हैं, ऐसे विषय जो ना संघ सूची में ना राज्य सूची में, उन्हें किस में डाल देते हैं? समवर्ती सूची में। जैसे कंप्यूटर, जैसे एजुकेशन। कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर 1, कंप्यूटर और 1 ये ना तो समवर्ती सूची, ना तो राज्य सूची के विषय हैं, ना संघ सूची के विषय हैं। इसे किस में डाल दिया है? तो ये से किस में डाला है? तो आप कहेंगे सर इसमें, ठीक है जी। चलिए हमने यहां पर पढ़ लिया। चलिए अब ये आप लोग मुझे बता सकते हैं कि सर इसे हम, इसमें वर्तमान में कितने विषय, जैसे जब इसे शामिल किया हमारा संविधान लागू हुआ तब इसमें कितने विषय थे? समवर्ती सूची में 47, वर्तमान में कितने विषय हैं? आप कह सकते हैं वर्तमान में है जी 52। कितने हैं जी? 52। चलिए आगे बात करते हैं, तीसरे पॉइंट की तरफ आ जाते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कहता है जी? तीसरा पॉइंट है आपका यहां पर, थर्ड पॉइंट आपने पढ़ लिया। ये थर्ड पॉइंट है केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध। आप कहेंगे सर केंद्र एवं राज्यों के मध्य संबंध, केंद्र एवं राज्यों के मध्य संबंध, राज्यों के मध्य संबंध, रिलेशन बिटवीन, आप कहेंगे मध्य संबंध, कि केंद्र और राज्य के मध्य जो संबंध हैं वो कौन से देश के संविधान से लिए हैं? आप कहेंगे सर रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। आप कहेंगे सर सेंटर, आप ये भी पढ़ लेना कि सर कहां कहां से, सेंटर एंड स्टेट्स, कि राज्य और केंद्र के मध्य जो संबंध हैं इससे संबंधित प्रावधान, प्रोविजन हमने कहां से लिए हैं? कहां से लिए? वित्तीय आपातकाल अमेरिका से लिया गया, लेकिन बहुत सारी किताबों में बता रखा जर्मनी से आपातकालीन व्यवस्था ली गई है
केवल और केवल राष्ट्रीय आपातकाल कह सकते हैं, राष्ट्रपति शासन कह सकते हैं, लेकिन बेटा राष्ट्रीय जो वित्तीय आपातकाल है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, वो यूएसए से लिए, लेकिन बहुत सारी जगहों पर गलत दिया हुआ है, इसलिए वो कंट्रोवर्सी होती है, मैं इसमें नहीं पढ़ाता और वो पूछा भी नहीं जाता है। पूछ लेता है तो फिर ऑप्शन में अमेरिका ही आता है। ठीक है जी, चलिए मौलिक कर्तव्य पढ़ाऊंगा ना अभी, जब रूस पढ़ाऊंगा तब मौलिक कर्तव्य पढ़ाऊंगा। चलिए ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब बात यहां पर ये हो गई, ये सारी चीजें हो गई भैया। अब बात ये आती है कि जब किसी साधारण विधेयक पर लोकसभा राज्यसभा में आपस में मतभेद हो, जब लोकसभा और राज्यसभा में आपस में मतभेद हो, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह लोकसभा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। जॉइंट सेशन, कॉल द जॉइंट सेशन अबाउट द ऑर्डिनरी विल, कि जब किसी साधारण विधेयक पर लोकसभा राज्यसभा में मतभेद हो जाए और वो बिल पास होना जरूरी हो, कोई साधारण विधेयक जो बहुत जरूरी है पास होना जरूरी है, तो राष्ट्रपति आर्टिकल 108 अनुच्छेद 108 के तहत लोकसभा राज्यसभा का एक संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। इसको मैं लिख दूं जी 4th नंबर पे। आप कहेंगे सर राष्ट्रपति द्वारा साधारण विधेयक पर ऑर्डिनरी बिल पर, विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाना, संयुक्त अधिवेशन, जॉइंट सेशन, अधिवेशन। ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं जी? आप कहेंगे जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट कॉल द प्रेसिडेंट। ठीक है, आप कह सकते हैं सर कॉल द जॉइंट सेशन, जॉइंट सेशन both of the house of parliament of the ordinary bill, parliament by the president, राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है भैया, कॉल द जॉइंट सेशन बोथ ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है भैया, चलिए प्रस्तावना, प्रस्तावना का मतलब है संविधान की स्टार्टिंग। जब आप किताब खोलते हो उसके पहले पेज पर प्रस्तावना लिखा रहता है कि भाई ये चीजें हैं और ऐसे ऐसे बनाई गई हैं। ठीक है, चलिए हम लोगों ने ये पढ़ लिया, आगे बात करते हैं। यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि सर अब बात आती है शक्तियों का विभाजन। ठीक है जी, हम बात करेंगे सर यहाँ पर शक्तियों का विभाजन, पावर्स डिस्ट्रीब्यूशन। हमने हालांकि 1935 वाले उसमें भी पढ़ा था शक्तियों का विभाजन, लेकिन वो हमने 3 सूचियों का पढ़ा था। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, आप कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, यानी कि केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ऑफ द पावर्स, यानी कि शक्तियों का विभाजन किस किस के मध्य? राज्यों के मध्य और केंद्र के मध्य। तो केंद्र के पास ज्यादा शक्ति रहेंगी, राज्यों के मध्य कम शक्ति रहेंगी। ठीक है जी, तो ये भी एक बार आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है जी, कनाडा अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि सर हमने कनाडा के संविधान से क्या लिया है। प्रस्तावना का विचार अमेरिका से, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, केंद्र राज्यों के मध्य संबंध ऑस्ट्रेलिया से, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों का साधारण विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन कॉल द जॉइंट सेशन बोथ ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट ऑन द ऑर्डिनरी विल बाय द प्रेसिडेंट। यहां पर ऑन द ऑर्डिनरी विल भी लिख लेना, ऑन द ऑर्डिनरी विल, ऑर्डिनरी विल बाय द
प्रेसिडेंट। शक्तियों का विभाजन, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, यानी कि केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है। ठीक है भैया, चलिए जल्दी जल्दी से इसको आप लोग लिखते रहिए। नहीं भैया, आप लोगों में बहुत सारे बच्चे हैं, इंग्लिश वाले भी होंगे, वो भी पूछेंगे, इंग्लिश वाले बच्चे होंगे वो भी पूछेंगे, तो फिर वो कहेंगे सर आप इंग्लिश क्यों नहीं लिख रहे हैं ना, ऐसे दिक्कत हो जाएगी, ऐसे दिक्कत हो सकती है। चलिए यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए भैया जल्दी से, बहुत बढ़िया, जल्दी से नोट डाउन करके फिर बता देना जी हमने लिख लिया, फिर मैं आगे चलता हूँ। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए लिख लिया होगा आप लोगों ने, आगे बात करते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे कनाडा की। अब हम बात करते हैं जी कनाडा कि कनाडा के संविधान से हमने क्या लिया है। आप कहेंगे सर कनाडा के संविधान से हमने क्या क्या व्यवस्थाएं ली हैं। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। राज्यसभा लोकसभा को ही हम बात करते हैं। कुछ लाइन में आपको सुना रहा हूँ, कुछ लाइन हम बात करते हैं। हम सारी चीज़ों को पढ़ रहे हैं बहुत डिटेल में, सारी महत्वपूर्ण चीज़ों को पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ लाइनें समर्पित करता हूँ कि मर मिटेंगे हम अपने वतन के लिए, मर मिटेंगे हम अपने वतन के लिए, जान कुर्बान है प्यारे चमन के लिए। हमसे हमारी हसरत न पूछो, हमसे हमारी हसरत न पूछो, बांध रखा है सर पर तिरंगा कफन के लिए। तो आप सब साथी इस देश की सरहद पर लड़ने के लिए तैयार हैं, हर साथी देश के लिए कुछ ना कुछ करने को तैयार हैं, तो आप सब के लिए ये समर्पित लाइन थी। चलिए आगे बात करते हैं, कनाडा के बारे में बात कर लेते हैं कि सर हम यहाँ पर कनाडा के बारे में बात कर लेते हैं कि सर हमने कनाडा से क्या क्या चीज़ें ली हैं। आप कहेंगे सर कनाडा के संविधान से हमने भारतीय संविधान में क्या क्या चीज़ें शामिल की। आप कहेंगे सर संघीय व्यवस्था, संघीय शासन प्रणाली जिसे हम कह सकते हैं, संघीय शासन प्रणाली, संघीय शासन प्रणाली। देखिए अगर संसदीय होता तब आप कहते ब्रिटेन, संसदीय तो है नहीं, संसदीय तो है नहीं, ये क्या है मेरे लाल, ये संसदीय नहीं है, ये शासन, ये संसदीय है, संसदीय है इसका मतलब ब्रिटेन, लेकिन यहां तो संघीय लिखा है, संघीय शासन प्रणाली, संघीय शासन प्रणाली। और इसे हम बोलते हैं फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम, जो कि हमारे इंडिया में बहुत ना के बराबर है, फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम। ठीक है जी, चलिए। हालांकि 1962 से संघीय शासन प्रणाली भी स्टार्ट हुई थी, लेकिन भारत में संसदीय प्रणाली चलती है, जो कि हमने ब्रिटेन से ली है। कहाँ से? ब्रिटेन से। इन्होंने कहा था मजबूत केंद्र, इन्होंने कहा था मजबूत केंद्र, मजबूत केंद्र, सशक्त केंद्र। मजबूत केंद्र का मतलब क्या है? मजबूत केंद्र का मतलब है स्ट्रॉन्ग सेंटर, स्ट्रॉन्ग सेंटर। और स्ट्रॉन्ग सेंटर कब बन सकता है? जब भैया उसको ज्यादा पावर मिली हो राज्य से, तभी तो भैया स्ट्रॉन्ग सेंटर बन सकता है। यानी कि राज्य के कंपेयर में केंद्र को ज्यादा शक्तियां हैं, ज्यादा शक्तियां हैं। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं अवशिष्ट शक्तियों का विचार। यहां पर हम बात करते हैं जी, तीसरा पॉइंट आपका है अवशिष्ट शक्तियों का विचार। अब ये है क्या अवशिष्ट? अब ये है क्या अवशिष्ट? अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि सर ये जो अवशिष्ट हैं, अवशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं, अवशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं? आप कहेंगे सर अवशिष्ट शक्तियां, रेजिडुअल पावर्स, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, कि भैया ये क्या चीज हो गई, ये क्या है, इसके बारे में भी तो बताइए। देखिए द प्रिंसिपल ऑफ रेजिडुअल्स पावर, आप कह सकते हैं द प्रिंसिपल ऑफ रेजिडुअल पावर। इसको इंग्लिश में लिख देता हूं फिर समझाता हूं। द प्रिंसिपल, बेटा मेरा पूरा प्रयास है आपको क्लास में ही याद कराने का। द प्रिंसिपल ऑफ रेजिडुअल, ये है क्या, ये क्या है जी, ये रेजिडुअल्स पावर है क्या? आप कहेंगे सर रेजिडुअल पावर्स, कि ये होता क्या है?
देखिए आपने ये सुना होगा कि जब कोई राष्ट्र हित का मामला आता है तो अनुच्छेद 248 के तहत संसद उस पर कानून बनाती है। अवशिष्ट शक्ति अनुच्छेद 248 में दी गई है। आर्टिकल 248, अनुच्छेद 248 में जब कोई राष्ट्र हित का मामला है, नेशनल इंपोर्टेंस का मामला है, तो उस पर कानून बनाने का अधिकार संघ के पास है, संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास है। बेटा भी बताऊंगा ना, मौलिक कर्तव्य रूस पढ़ाऊंगा तब लिखूंगा, अभी तो मैं सब देश पढ़ाऊंगा, आप बेफिक्र रहें, आप घबराएं बिल्कुल भी ना। अब बात आ जाती है चौथा पॉइंट जो सबसे ज्यादा विवादित है। आप कहोगे सर आपने तो राज्यपाल पढ़ाया था भारत शासन अधिनियम 1935 में, मैंने पद पढ़ाया था, लेकिन मैं यहां पर राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा, यानी कि केंद्र की सिफारिश पर राज्यपाल की नियुक्ति ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेंटर। ठीक है, यहां पर मैं लिख दूं राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र की सिफारिश पर, नियुक्ति केंद्र की सिफारिश पर, सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है जी, आप कह सकते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स इन स्टेट्स, आप ऐसे लिख सकते हैं कि अपॉइंटमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स, अपॉइंटमेंट्स ऑफ गवर्नर, अपॉइंटमेंट्स मत लिखना, अपॉइंटमेंट लिखना क्योंकि सिंगुलर है। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स, गवर्नर्स इन स्टेट्स वाई प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेंटर, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेंटर, यानी कि केंद्र की सिफारिश पर राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है जी, नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, चलिए लिख दीजिए नियुक्ति। चलिए इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब बात आती है जापान की, अब बात आती है जी जापान की। जापान से हमने एक ही प्रोविजन लिया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है जी, आप कहेंगे सर, आप कहेंगे प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, नियुक्ति लिखा है भैया, नियुक्ति। मैंने कुछ लिखा है कि राज्यों में राज्यपालों की केंद्र की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति। ठीक है जी, मैंने तो कुछ लिखा ही नहीं, नियुक्ति लिखा है, नियुक्ति सही तो लिखा है, नियुक्ति गलत लिख दिया क्या? गलत लिख दिया क्या? चलिए आगे बात करते हैं। अब बात आ जाती है जी जापान से। हमने जापान के संविधान से क्या लिया है? हम बात करेंगे सर जापान के संविधान से हमने क्या लिया है? फ्रॉम जापान, आप कहेंगे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और कौन सी प्रक्रिया? अनुच्छेद 21 में जो लॉ दिए गए हैं, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ मेंशन इन द आर्टिकल 21, या अनुच्छेद 21 में वर्णित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो केवल नॉर्मल लिख लो, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, स्थापित प्रक्रिया। चलिए आप कहेंगे सर प्रोसीजर, आप कहेंगे सर जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर के बारे में मैं बात करूंगा। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ।
यानी कि यदि किसी भी व्यक्ति के प्राण छीनने हैं, फांसी देनी है, तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो अनुच्छेद 21 में संशोधन करके ही प्राण लिए जाएंगे। तो इस प्रकार की व्यवस्था कहाँ से ली है? जापान से। कहाँ से लिए जी? जापान से ली है। तो इसको आप लोग भैया लिख लीजिएगा। किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर? चलिए, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया है? साउथ अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया है? आप कहेंगे सर साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया है? दक्षिण अफ्रीका। कौन कौन साथी जानते हैं बता दीजिए जल्दी से। अफ्रीका, यहां से हमने लिया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। क्या लिया है जी यहां से? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ठीक है जी, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। आप बता सकते हैं कि कौन से आर्टिकल में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है? आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस हमने कहां से लिया है? आप कहेंगे सर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस। ये हमने कहां से लिया है जी? ये हमने लिया है साउथ अफ्रीका के संविधान से। अब बात आती है राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन किस आधार पर होगा? देखिए, राज्यसभा में मनोनीत करने की व्यवस्था हमने कहां से ली थी? आयरलैंड से। लेकिन यहां पर राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस आधार पर होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है निर्वाचन। ठीक है जी, इलेक्शन ऑफ दी, आप इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं इलेक्शन ऑफ दी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनके लिए क्या आप और हम वोट कर सकते हैं? नहीं, आप और हम वोट नहीं कर सकते। फिर कौन करेगा? आप कहेंगे सर राज्यसभा के लिए अप्रत्यक्ष रूप से वोट होते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से वोट होते हैं, कौन कर सकता है? तो आप कहेंगे सर जैसे राज्य विधानसभाओं के सदस्य करेंगे, है ना। चलिए, हम लोग तो नहीं कर सकते क्योंकि अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा। चलिए, ये हुआ दक्षिण अफ्रीका का, ये हमने पढ़ा दक्षिण अफ्रीका। अब हम बात करेंगे सर रूस। अब हम बात कर लेते हैं रूस। बहुत देर से एक बच्चे कह रहे हैं कि सर मौलिक कर्तव्य कहाँ से? तो रूस के संविधान से लिया गया मौलिक कर्तव्य। रूस के संविधान से क्या लिया है? आप कह सकते हैं रसिया, जिसे हम रूस कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में हम लिखते हैं रसिया। क्या लिखते हैं जी हम इसको इंग्लिश में? रसिया। ठीक है जी, रूस या रसिया। यहां से हमने क्या लिया है? मौलिक कर्तव्य। क्या मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में थे या इन्हें बाद में जोड़ा गया है? बाद में जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य जिन्हें हम फंडामेंटल ड्यूटीज के नाम से जानते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज, आप कहेंगे सर फंडामेंटल ड्यूटीज। क्या ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थे? नहीं, इन्हें हमने बाद में लिया है। आप कह सकते हैं सर पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान हमने कहां से लिया है? पंचवर्षीय योजना। आप कहेंगे सर पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान हमने कहां से लिया है? तो आप कहेंगे सर 5 ईयर प्लान हमने रूस से लिया है। 5 ईयर प्लान, ठीक है जी, प्लान। आप कहेंगे सर पंचवर्षीय योजना भी हमने यहां से ले ली। और हमने तीसरा पॉइंट क्या लिया है? आप कहेंगे सर जो हमारी प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, उसमें न्यायिक आदर्श, जो न्यायिक आदर्श है, न्याय की भावना है, वो कहां से ली है? आप कहेंगे सर प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श की जो भावना है ये हमने कहां से ली है? आप कहेंगे सर जुडिशियल आइडियाज इन द प्रियम्बल। आप कहेंगे सर जुडिशियल आइडियाज इन प्रियम्बल। ठीक है जी, ये हमने पढ़ लिया। अब 2 देश और बच गए, फ्रांस और जर्मनी।
फ्रांस और जर्मनी। इन द प्रियम्बल लिख लो इसको भैया, इन द प्रियम्बल। कल जब प्रस्तावना पढ़ाऊंगा तो और मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। इसको एक बार आप लोग थोड़ा सा लिख लीजिए। दो देश बचे हैं जर्नल से बचे हैं, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। आगे बात करते हैं हम यहाँ पर बात करते हैं फ्रांस कि सर हमने फ्रांस के संविधान से क्या लिया है। हमने फ्रांस के संविधान से क्या लिया है। फ्रांस, आप लोग मुझे बता सकते हैं क्या कि हमने फ्रांस के संविधान से रिपब्लिकन सिस्टम लिया है, गणतंत्र व्यवस्था। की क्या है गणतंत्र व्यवस्था, कौन जानता है? चलिए मैं बताता हूं। गणतंत्रात्मक या गणतंत्र व्यवस्था, गणतंत्र व्यवस्था कह लें, गणतंत्रात्मक व्यवस्था कह लें, रिपब्लिकन सिस्टम बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं जी इसको? रिपब्लिकन सिस्टम, रिपब्लिकन सिस्टम। चलिए, अब इसका मतलब यह है कि भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष है वो राष्ट्रपति है, वो वंशानुगत तो नहीं है। वंशानुगत का मतलब राजा के बाद राजा, राजा के बाद राजा, राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति, उसका बेटा राष्ट्रपति, उसका बेटा राष्ट्रपति। हमारे देश में तो ऐसा नहीं है। हमारे देश में यह है कि हमारे देश का राष्ट्रपति जनता द्वारा चुना जाता है। हालांकि जनता डायरेक्ट नहीं चुनती, लेकिन जनता के द्वारा जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो राष्ट्रपति को इलेक्ट करते हैं। तो हमारे देश में हमारे देश का जो राष्ट्रपति है वो देश का अध्यक्ष है, और वो राष्ट्र अध्यक्ष कहलाएगा, नेशनल हेड कहलाएगा। तो भैया वो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों से चुना जाता है, इलेक्टेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव बाय पीपल, यानी कि हम चुनते हैं। चलिए, लिख लिया। अब यहां से हमने और क्या लिया है? हमने प्रस्तावना में यहां पर 3 शब्द जोड़े हैं। हमने प्रियम्बल में, प्रस्तावना में 3 शब्द मैं बता देता हूं कौन कौन से हैं, ये पूछा जाता है। प्रस्तावना या प्रियम्बल, प्रस्तावना या प्रियम्बल, इसमें हमने क्या क्या जोड़ा है? आप कहेंगे सर इसमें हमने सबसे पहले मैं बात करूंगा स्वतंत्रता की। ये स्वतंत्रता जो है ये हमने कहां से ली है? प्रस्तावना में जिस स्वतंत्रता की बात हुई है, जिस स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस की बात हुई है, ये हमने कहां से ली है? इंडिपेंडेंस। ये हमने कहां से लिए? फ्रांस से। हम बात करेंगे सर, स्वतंत्रता हो गई, समानता, इक्वलिटी। प्रस्तावना में जो समानता की बात हुई है, इक्वलिटी की बात हुई है, ये इक्वलिटी हमने कहां से ली है? आप कहेंगे सर फ्रांस के संविधान से, इक्वलिटी। अब बात आता है बंधुत्व। बंधुत्व का विचार हमने कहां से लिया? प्रस्तावना में जो बंधुत्व, जो भाईचारा है, जिसे फ्रेटर्निटी कहते हैं, ये हमने कहां से लिया है? फ्रेटर्निटी, ये हमने कहां से लिया है? आप कहेंगे सर ये हमने फ्रांस के संविधान से लिया है। कहां से? फ्रांस के संविधान से लिया है। एक लास्ट और बच जाता है, 9 देश हो गए, एक लास्ट कौन सा रह गया? हमने ये सब कर लिया, एक कौन सा रह गया? जर्मनी। हमने जर्मनी के संविधान से क्या लिया है? जर्मनी। सर आपातकाल की व्यवस्था, आपातकाल, इमरजेंसी। आपातकाल हमने कहां से लिया है? आप कहेंगे सर इमरजेंसी। इमरजेंसी की व्यवस्था हमने कहां से ली है? तो यहां से ली है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। इससे आप लोग पढ़ लीजिए, और मैं विश्वास दिला दूं ये अगर आपने पढ़ लिया तो एग्जाम में कोई सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे आप एसएससी का किसी भी एग्जाम को पढ़ रहे हो, ठीक है। चलिए, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। कल मिलते हैं, अगर कल क्लास होगी तो मिलेंगे, कल नहीं होगी। कल तो वैसे नहीं होगी जहां तक है, क्योंकि मेरी सुबह 10 बजे एक मैराथन भी है, अगर होगी तो क्लास ले लेंगे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।